अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म ने आज काबीना इजलास में कहा कि कौम सवाल कर रही है दहशतगर्दों को कौन वापस लाया, 417 अरब रुपए कहां इस्तेमाल हुए। उन्होंने बताया कि कहा जाता है कि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन इन्हें सालाना 40 अरब मिले। ये पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन पैसा कहां गया खुदा जाने। इसके अलावा आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ़ करते हुए बताया कि बदकिस्मती से पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए आसपास के कैमरों से मदद ली जा रही है। इससे कबल इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक थीं कि टीटीपी को रिहैबिलिटेट करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बिलावल भुट्टो इस पर तनकीद करते रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के बाद अपोजिशन की जमात पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी को कोई हक नहीं कि वो पार्लियामान में किसी इत्तेफाक राय के बगैर खुद अपने तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। सवाल आज अपने पैनल के सामने रखेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाइच साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सवाल यह है कि क्या हालिया दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI हुकूमत के फैसलों और कारकर्दगी पर आयद होती है? शहजाद, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब इमरान खान वजीर आज़म थे, उसी वक्त ये पॉलिसी बनाई गई। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, अफगान तालिबान ने, और US फोर्सेस का इनखला हो गया, तो उसके बाद एक इंटरव्यू में आकर हमें ये पता चला, इमरान खान ने आके बताया कि हमारे मुज़ाकरात जो है वो TTP से जारी हैं। और उसके बाद उसकी आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात आती गई कि अफगान तालिबान चाहते हैं कि जो TTP के लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान चले गए थे उनको दोबारा पाकिस्तान में बुलाया जाए, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो ऑब्वियसली इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की ये पॉलिसी थी। लेकिन आपको पता है कि जो सिक्योरिटी मामलात होते हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ किसी जमहूरी हुकूमत या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के करने से नहीं होते, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम रोल होता है। तो उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी यही चाहती थी कि रिहैबिलिटेट किया जाए। आपने देखा जो फॉर्मर DG ISI हैं, जैसे ही काबुल से इनखला हुआ था US फोर्सेस का, वो वहाँ पे भी गए थे, उनकी पिक्चर्स भी आई थी, वो कह रहे थे बहुत जल्दी मामला ठीक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों की तो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इसके बाद और इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त थी। लेकिन ये हुकूमत जो इस वक्त है, ये भी इससे बरी ज़ुबान नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा कि जब ये हुकूमत आई तो सिमिलर पॉलिसी अडॉप्ट की गई। एक जो सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें ब्रीफिंग दी गई, उसमें सिर्फ जो PDM हुकूमत है उसके जो इंपॉर्टेंट लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि ठीक है, जो भी पॉलिसी है हमारी है वो चले, बस पार्लियामेंट को जो है वो एतमाद में लिया जाए और पार्लियामेंट उस पर ओवरसाइट रखेगा। तो अगर इस पॉलिसी से जो इमरान खान साहब की थी, जिस पे तनकीद कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और उसकी तनकीद के कुछ नुकात बड़े जायज़ भी हैं, तो उस वक्त जब ये ब्रीफिंग दी जा रही थी तो उस वक्त उठ के खड़े होकर ये फैसला लेना चाहिए था कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ। बिलावल भुट्टो साहब को कहना चाहिए था मैं मुल्क का वजीर खारजा हूँ, और हम इस पॉलिसी पे हमें ना पहले ऑन बोर्ड लिया गया है, ना अब हम इससे मुत्तफिक हैं। लेकिन कोई ऐसा वहां पे हमने रद्द-ए-अमल नहीं देखा। सिर्फ इस बात पे कंक्लूड करके उठे थे कि हमें डिफेंस फोर्सेस ने ब्रीफिंग दी है और अब पार्लियामेंट जो है वो तमाम मामलात पर नजर रखेगी। तो ये उसमें फैसला हुआ था। तो वो हुकूमत जो कि ऑब्वियसली जिसने ये पॉलिसी इनिशिएट की वो तो बरी ज़ुमा है, लेकिन ये जो हुकूमत थी इसने भी अब जाके, जब हम देख रहे हैं कि ये सानिया पेशावर में हुआ है, जिसमें 100 से ज्यादा अफसोसनाक बात है, 100 से ज्यादा इसमें लोग शहीद हुए, उसके बाद फिर अब ये स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं बशीर, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ये फैसला करने जा रही थी और जब ये खबरें सामने आई, तो हमने मुतअद्दिद PTI के रहनुमाओं से पूछा था कि जरा बताएं ये प्रोसीजर क्या होगा। ये लोग असला उठाकर, और उसमें से हो सकता है कि सारे ने असला ना उठाया हो, लेकिन जो दहशतगर्द थे, जो वांटेड लोग थे, जिनको अब आप कह रहे हैं कि हम वापस रिहैबिलिटेट करेंगे, यहाँ पे ये रिहैबिलिटेशन कैसे होगी, कहां पे इनको नौकरियां मिलेगी, कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने तो पहले कुछ किया नहीं था, कोई मतलब काम नहीं किया था। तो अब वो अगर असला उठा के वापस आते हैं तो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि दोबारा ये एलिमेंट्स जो हैं दहशतगर्दी में मुलविस नहीं होंगे? क्या कैसे इनको आप रिहैबिलिटेट करेंगे? क्या इनकी जॉब्स होंगी? तो कोई उस वक्त प्लान नहीं था। हमने मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हो, उस वक्त के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हो, जिन लोगों को भी हमने पूछा, कोई प्लान नहीं नजर आ रहा था। बस एक वन लाइनर था कि देखें, अफगान तालिबान भी कह रहे हैं कि इनको वापस बुलाएं, हमारे लोग हैं पाकिस्तान से बाहर कैसे रह सकते हैं, इनको आखिरकार हमने बुलाना तो है, लेकिन रिहैबिलिटेशन कैसे है, कैसे करना है, कोई प्लान एटलीस्ट हमसे तो शेयर नहीं किया गया। अगर कोई प्लान था भी तो वो भी यकीनन नाकाम हुआ है, कामयाब तो नहीं हुआ, जो हालात नजर आ रहे हैं। सही। भट्टी साहब, यही बात जो शहजाद भी कर रहे हैं, और
एक तो बुनियादी सवाल कि क्या हालिया दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत के फैसलों और कारकर्दगी पर आयद होती है, इसका जवाब। और रज़ा रब्बानी साहब ने जो अभी ताज़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जब ये फैसला हुआ कौमी सलामती कमेटी का, तो उसमें हमसे मशवरा नहीं किया गया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से, हमें सिर्फ मुतला किया गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कितना खूबसूरत मुल्क है और इन हुक्मरानों के लिए कितनी जन्नत है कि 10 महीनों में मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, और वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर मौजूद हैं। 4 महीनों में सवा सत्यानाश कर दिया मईशत का, और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना मौजूद हैं। और सिक्योरिटी लैब्स मान रहे हैं आईजी, 100 से ज़्यादा जानें चली गई हैं कीमती, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और वो वर्दी पहनकर KPK में बैठे हुए हैं। यानी अगर कोई महज़ब मुल्क होता तो ये सारे घर होते, बल्कि इनमें एक आध जेल में भी होता और मुकदमे भुगत रहे होते। दूसरी बात है, पीटीआई पे, सिर्फ पीटीआई पे जिम्मेदारी आयद नहीं होती। इमरान खान की हुकूमत में बिल्कुल बिलाशुबा लाया गया, इन्हें हज़ारों लोगों को वापस लाया गया, और जहाँ इमरान खान की हुकूमत में ये कंप्रोमाइज़ किए गए, जहाँ ये फाश गलती की गई, वहाँ इमरान खान ही पहले शख्स थे कि जिन्होंने कहा था कि ये जो बोले कि ये हमारी जंग नहीं है, और बहुत पहले से, और ये पराई जंग है और हमें इस जंग से निकलना चाहिए। तो पीटीआई हुकूमत पर भी जिम्मेदारी आयद करें, पीटीआई हुकूमत से ये जो करवाया जिन्होंने, उन पर भी जिम्मेदारी आयद करें, और जो उस वक़्त चुप थे और आज बोल रहे हैं, और जिन्होंने इस पर कोई एहतजाज नहीं किया, सड़कों पर नहीं आए, रिज़ाइन देकर नहीं गए, उठे नहीं, खड़े नहीं हुए, चुप बैठे रहे अपनी सियासत के लिए, उन पर भी जिम्मेदारी आयद करें। बल्कि मैं कहता हूँ एक कमीशन बनाया जाए, तालिबान को अपना यार समझने वालों को भी उनमें बुलाया जाए, अपनी एक नस्ल जहाद के नाम मरवाने वालों को भी बुलवाया जाए, तालिबान हुकूमत लाने के लिए कोशिशें करने वालों को भी बुलवाया जाए, तालिबान हुकूमत आने पर भगड़े डालने वालों को भी बुलवाया जाए, गुड तालिबान बैड तालिबान के ट्रक की पत्ती के पीछे लगाने वालों को भी बुलवाया जाए, डबल गेमें खेलने वालों को भी बुलवाया जाए, 32 अरब डॉलर या डॉलरों की खातर 80,000 शहादतें, खरबों का नुकसान और कौम को ज़हनी मरीज बनाने वालों को भी सामने लाया जाए। ये सारे मुजरम हैं कौम के। शहबाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है, सवाल दुरुस्त है, दहशतगर्दों को कौन लाया? जो इन्हें लाया इनसे पूछें, आप दोस्तों को लाए कि या दुश्मनों को? इमरान खान समेत सबसे पूछा जाना चाहिए ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या? अब क्यों कुछ चुप है सारे? जब लाए थे तो अब किरदार क्यों नहीं अदा करते? सही। और भट्टी साहब जो सवाल उन्होंने रखा है कि 417 अरब की खती रकम वो कहाँ इस्तेमाल हुई, क्योंकि पीटीआई की 10 साल हुकूमत रही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, और ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ना फॉरेंसिक लैब है, ना जगह जगह CCTV कैमरे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो फिर आयद होती है ना पीटीआई हुकूमत पर। जी बिल्कुल होती है, मैंने कहा है वो ये नहीं है कि वो बरी जिम्मा है, उन पर होती है। अच्छा, रज़ा रब्बानी साहब का भी बड़ा लॉजिकल सवाल है कि इतना बड़ा फैसला और कौमी सलामती कमेटी से इजाज़त नहीं ली गई, मशवरा नहीं किया गया, पार्लियामेंट में नहीं लाया गया, एक पूरा इस पे बात नहीं की गई, कौम को इत्मीनान में नहीं लिया गया, कालदम तंजीमों के लोगों को किस दबाव और कंप्रोमाइज़ के तहत रिहा किया गया? ये कौम के मुजरम हैं, कौम के मुजरमों को सामने लाया जाए। और KP का आपको मैं पहले भी, कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 90 अरब का मकरूज था इमरान खान के तरीके इंसाफ के दौर में, ये 890 अरब का मकरूज हो गया। जो कखपति थे वो खुद जाती तौर पे अरबपति हो गए। करप्शन के स्कैंडल्स इतने सामने आए, ये खुद वजीर आला वजीर भत्ते देकर अपनी जानें बचाते रहे, बकरे ज़बा करते रहे और ताबेदारी करते रहे, और अपनी पार्टी और अपनी सारी को इस चक्कर से निकाल कर साइड पे रखा। तो इन सारों को सामने लाया जाए। इन सारों ने हमारे साथ बहुत घनौना खेल खेला है। आपका कमेंट आ गया। बेनज़ीर शाह साहिबा, जिस तरह भट्टी साहब भी अपनी राय दे रहे हैं और शहजाद का भी तज़िया आपने सुना, आपकी क्या राय है इस तमाम तर मामले पर? क्या हालिया दहशतगर्दी की जिम्मेदारी जो हम बात करें पीटीआई हुकूमत के फैसलों और कारकर्दगी पर आयद होती है, या आपकी राय कुछ मुख्तलिफ है? देखिए मुबश्शिर, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें मुल्क की 22 करोड़ आवाम को कैसे पता चला कि मुल्क की जो रियासत है वो दहशतगर्दों से बात कर रही है। एक इंटरव्यू के ज़रिए जो 2021 में इमरान खान साहब ने गैर मुल्की मीडिया एजेंसी को दिया, जिसमें उन्होंने बातों बातों में बताया कि हम तो आजकल TTP से बात कर रहे हैं और हमारी तो एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है।
और इस तरह एक मुल्क जो एक विक्टिम है दहशतगर्दी का, उनको इस तरह बताया गया। ना पार्लियामान को एतमाद में लिया गया, ना पार्लियामान में कोई डिबेट हुई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई स्पीच हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने खुद अकेले फैसला कर लिया कि कब वो दहशतगर्दों से बात करना चाहते हैं और कब वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहते हैं। एक ब्रीफिंग दी गई पार्लियामेंट को, लेकिन वो भी 1 महीने बाद इस इंटरव्यू के। जब ये बात निकल गई, जब सबको पता चल गया, जब शोर मच रहा था, तो फिर सोचा कि चलें एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं और जाके पार्लियामान में जाके एक ब्रीफिंग दे देते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, लेकिन मेरे ख्याल से उनको उसका जवाब पता है। जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी इस्टेब्लिशमेंट पे बनती है, क्योंकि इस मुल्क में सिक्योरिटी पॉलिसीज़ इस्टेब्लिशमेंट बनाती है और वो इसमें सियासतदानों को मुदाखलत नहीं करने देती। दूसरी जिम्मेदारी बनती है इमरान खान साहब की, और ये इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब की जो राय है दहशतगर्दों के बारे में और TTP के बारे में ख़ास तौर पे, वो बाकी सियासी जमातों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं कि एक तरह से उनकी बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। वो ये समझते हैं कि TTP के जो लोग हैं ये ज़रा भटके हुए हैं, इनको ज़रा रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह उनकी जो पॉलिसी है और जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, बात में मैं ऐड ऑन करूंगा, इसमें मैं चाहूँगा आप मज़ीद भी बात करें। PTI चेयरमैन इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले जो खिताब किया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वो जिम्मेदार नहीं हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने कहा है कि हुकूमत में होता तो मैं जवाबदेह होता, अब मैं जवाबदेह नहीं हूँ। तो बरी ज़िम्मा हो गए हैं वो। तो देखिए, अब हुकूमत में नहीं है तो हमें ये तो बता सकते हैं ना कि पॉलिसी थी क्या, बात किस चीज़ पे हो रही थी। हम किस तरह कुछ दहशतगर्द आके मालाकंड के और सवात के पहाड़ों में आके बैठ गए, आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि बात किस पे हुई। एक ऐसे लोगों के बारे में वो कह रहे हैं कि ये पुरअमन शहरी बन सकते हैं जो आपके मुल्क के आईन को ही नहीं मानते, जो आपके मुल्क में कत्ल करते हैं, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि ये रिहेबिलिटेट हो सकते हैं, ये वापस आ सकते हैं, माशरे में नॉर्मल सिटीजन्स रह सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ सवाल नहीं पूछने चाहिए, उनको तहकीकात करानी चाहिए। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से लोग थे जिन्होंने, ये सिर्फ एक गलत पॉलिसी नहीं थी, एक बहुत ख़तरनाक पॉलिसी थी जो आपने अडॉप्ट की और जिसकी वजह से आज जो मुल्क में हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। आपको याद होगा मुबशर कि जब ये पॉलिसी, जब ये बयान आया था इमरान खान साहब का, तो उस वक्त जो सहाफ़ी थे, जो क्या सियासतदान थे जिनके माइक बंद कर दिए जाते थे पार्लियामान में, वो चीख चीख के ये कह रहे थे कि ये गलत पॉलिसी है, इनको आप मौका दे रहे हैं कि ये रीग्रुप करें। और आजकल जो खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। जैसे अब उस दिन बताया जा रहा था कि जो दहशतगर्दों ने जो हमला किया है पेशावर में और लकी मरवत में, वहाँ पे उनके पास नाइट विजन गॉगल्स थे, थर्मल स्कैनर्स थे, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है, 20 से ज़्यादा अब TTP के ग्रुप्स हैं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक पॉलिसी थी और मेरे ख्याल से इसकी तहकीकात होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी जिम्मेदारी थी ये अवाम को बताना चाहिए। क्या वफाकी हुकूमत तहकीकात करेगी और अमली इक़दाम करेगी, इस पर सुहेल वड़ाई साहब की राय भी लेना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सुहेल वड़ाई साहब का तज़िया भी सुनते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। सुहेल वड़ाई साहब, जिस तरह हम, एक तो बुनियादी सवाल जो है कि क्या हालिया दहशतगर्दी की जिम्मेदारी आपके ख्याल में, आपकी क्या राय है, PTI हुकूमत के फैसलों और कारकर्दगी पर आयद होती है? और खान साहब का जो अभी कुछ देर पहले का खिताब, उसमें जो उन्होंने बयान दिया है कि वो हुकूमत में होते तब जवाबदेह होते, और वो ये भी कह रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी के वो जिम्मेदार नहीं है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि दहशतगर्दी की ये जो मौजूदा लहर है, इसमें हर एक वो जिम्मेदार है जो जितना दहशतगर्दी के बारे में, तालिबान के बारे में कंफ्यूज्ड है, जितना वो उनको मार्जिन देता रहा है उतना ही वो जिम्मेदार है। और इसमें इमरान खान साहब जो है वो मार्जिन देते रहे हैं। अगर तो मैं समझता हूँ, और मेरी ज़ाती तौर पर मेरी इमरान खान साहब से बात भी हुई है, मेरा ख्याल है कि वो जो अपनी अंदरूनी हल्के हैं उसके में तो वो क्लियर है तालिबान के बारे में कि तालिबान जो है, गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होते, ये तालिबान बड़े खतरनाक हैं। लेकिन जो अपनी पब्लिक एड्रेसेस हैं या एक जनरल जो उनका परसेप्शन है, उसमें वो ये राय नहीं रखते, इसमें वो दूसरी राय का इजहार करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, थोड़ी सी नरमी इख्तियार करते हैं तालिबान के बारे में, और इससे एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में और खासकर राइट के हलकों में एक तासुर है, कभी तालिबान के हक में राय बन जाती है, कभी खिलाफ बन जाती है। तो मेरा ख्याल है एक तो बड़ा पहले ये क्लियर होने की जरूरत है कि हम आइडियोलॉजिकली
उन सब के बारे में एक राय रखे और ये समझे कि जो भी दहशतगर्दी करता है उसकी जितनी भी खूबियां हों वो सब खूबियां खत्म हो जाती हैं और उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सियासी जमातों को क्या करना चाहिए। देखें, पिछली दफा दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक्शन लिया गया था उसने काफी हद तक उनकी सरकोबी कर दी थी, काफी हद तक उनका जो है उसका नाटका बंद कर दिया था। तो मेरा ख्याल है एक दफा दोबारा से सारी पार्टियों को इकट्ठे होके उसी तरह अज़्म नौ करना चाहिए और दोबारा से ऑपरेशन करना चाहिए और ऑपरेशन करके उसी तरह से इसका मामला इसको तय करना चाहिए। पिछली जो हुकूमत थी उसने जो उनको रिहेबिलिटेट करने की बात की उस पर कबायली इलाकों में भी प्रोटेस्ट हुआ था, पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट हुआ था, वो गलत पॉलिसी थी। मेरा ये ख्याल है कि जो भी बंदूक उठाए, जब जो कि नेशनल एक्शन प्लान में ये बड़ा क्लियर है कि जो भी बंदूक उठाए रियासत के खिलाफ उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सही। शहजाद, जो वड़ाई साहब बात कर रहे हैं मुबशर, अगर मैं एक छोटी सी बात ऐड कर लूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की थी कि एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए सारी सियासी जमातों में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त नेशनल कंसेंसस बनना ज़रा मुश्किल है क्योंकि एक बहुत बड़ी सियासी जमात है और एक बड़ी पॉपुलर सियासी जमात है जो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है कि एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए और इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो इन हालात में नेशनल कंसेंसस कैसे बनेगा मुझे नहीं पता। सही। शहजाद, आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन की बात करें वड़ाई साहब, इस खान साहब की इस आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन की वजह आपको क्या लगती है? और अब ये जो खान साहब का बयान है वो कह रहे हैं कि हुकूमत में होता तब जवाब दे होता। ये इतनी अफसोस की बात है मुबशर, क्योंकि आपको पता है ये जो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है पहले सिर्फ इमरान खान में नहीं थी। आप ये सोचें जब ये वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुई तो हमारी जो फोर्सेस थी उनमें अपने लोगों को इस बात पर कायल करने के लिए कि ये दहशतगर्द हैं और इनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें बड़ा वक्त लगा। जाहिर सी बात है पहले तो ये होता था ना कि जो बॉर्डर पार है वो आपके दुश्मन है। अब यही लोग अगर जो कि इस्लाम का नाम लेते हैं तो अपनी फोर्सेस को तैयार करने में आइडियोलॉजिकली बड़ा टाइम लगा था कि इनके खिलाफ ऑपरेशन करना, ये हमारे लोगों को मारते हैं। फिर इतने अरसे तक हम ये गुड तालिबान बैड तालिबान की बहस देखते रहे जिसमें इमरान खान जो है वो सरफहरिस्त थे, कमेटीज बनती थी, मुज़ाकरात होते थे, ये सारा तमाशा चलता रहा, लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुकी नहीं। फिर जब APS का वाकया हुआ तब जाके सबको शायद ये ख्याल आया कि अब नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे और फिर इस पर अमल दरामद करेंगे ताकि दहशतगर्दी खत्म हो। आप सोचें, मतलब 8-10 साल और हजारों जाने गवाकर हमने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी चंद सेकंड में या फिर 1-2 लोगों ने फैसला कर लिया और वो पॉलिसी खत्म हो गई। कितने अफसोस की बात है, जो पॉलिसी पे हमने इतना वक्त गुजारा, इतनी जाने कुर्बान की उस पे, वो चंद लोग जो है आके फैसला करते हैं, पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अफसोस की बात है। और ये आप ये देखें कि ये हमें क्या बताया जाता था, चाहे वो हमारी स्टैब्लिशमेंट हो या उस वक्त जो भी हुकूमत होती थी, कि ये NDS, रॉ और TTP का नेक्सस है जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमले होते हैं। और हमें फिर इस खुशफहमी में डाला गया, और जो बाशऊर लोग हैं जिसमें सलीम साफी साहब तो वो तो एक अरसे से कह रहे हैं कि TTA और TTP में फर्क नहीं है वो हम अच्छा, लेकिन हमें क्या बताया जाता था रियासती सतह पे कि अब अफगान तालिबान आ गए हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत है, हमले बंद हो जाएंगे। आप देख लें कि जो पाकिस्तान में एक पीसफुल पीरियड गुजरा है 2017, 18, 19, 20 उसमें, और जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है उनमें कितना बड़ा फर्क है, किस तरीके से हमले पाकिस्तान में बढ़ते रहे। तो एक तो हम ये जो नैरेटिव बताते हैं वो नैरेटिव भी हकीकत पर मबनी नहीं होता, और फिर अब जो ये रिहेबिलिटेशन की बात हम कर रहे होते हैं वो भी चंद लोग फैसले कर लेते हैं जिसकी वजह से ना अवाम को पता है क्या हो रहा है ना किसी और को कुछ पता है। और लिहाजा जो हालात है इस वक्त वो आपके सामने है कि कोई किसी को ब्लेम करेगा, कोई किसी को ब्लेम करेगा, कोई सिक्योरिटी लैब्स कहेगा, कोई कहेगा पॉलिटिकल क्लास जो है वो एक पेज पे नहीं आती है। सही। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? इल्ज़ाम तराशी हम सभी कर लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता, और क्या ये वक्त अब नहीं आ गया, जिस तरह शहजाद भी बात करें, कि ये जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन है इसको अब दूर किया जाए, इसको ख़त्म होना चाहिए? पहली बात तो ये कि भाईजान इन दिहाड़ीदारों से, इन डंग टपाओं से, इन बनारसी ठगों से आइडियोलॉजिकल और नज़रियात और एहसासात और ये इनसे आप तवक्को रखते हैं? इनका पता ही कोई नहीं होता भाई, ये डंग टपाऊ लोग हैं। ये इनको क्या पता कि क्या ये तो एक आज का दिन गुजारते हैं, कल का इनको पता नहीं है। ये इनको क्या लगे इससे कि मुल्क का किस में फ़ायदा है या किस में, ये तो अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी सियासत का फ़ायदा देखते हैं, आप उस वक़्त का फ़ायदा देखते हैं।
इनसे क्या तवक्को? वो और कौमें होती हैं खुश नसीब जिनको कुछ लोग मिल जाते हैं ऊपर, जो अगली नस्लों का सोचते हैं, जो मुल्क का सोचते हैं, जिनका एक नज़रिया होता है, जिनका एक ख्याल होता है, जिसके लिए वो जद्दोजहद करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हादसात की पैदावार वो दौलत शाह की चूइयाँ हैं जो मुसल्लत है हम पे। इनसे इन चीज़ों की कहाँ तवक्को करते हैं? लेकिन बात फिर वही है, अगर आज हमने छोड़ दिया, आज इन सारों को हमने छोड़ दिया, जो भी हो, सियासतदान हो या उनके पीछे दूसरे हो या जो भी हो, अगर आज हमने छोड़ दिया तो हम इसमें फंसे रहेंगे, हम अपनी जानें गंवाते रहेंगे, इस मुल्क को कोई डायरेक्शन पे नहीं चलेगा। कम से कम आज किसी को सजा मिलेगी तो कल कोई ऐड करना चाह रही हैं मुख्तसरन? अगर आप ऐड ऐसे ही आपने कह दिया है, कह तो सियासतदानों भी सकते हैं, आप कुछ और तो ऐसे ही कह रहे हैं आप बराए तकल्लुफ। मैं भट्टी साहब से सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि ये क्योंकि सियासतदान इतने बुरे हैं तो फिर कौन बनाएगा पॉलिसी मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ? इस्टेब्लिशमेंट? भट्टी साहब जी जी बहुत अच्छा सवाल है। और मैं तकल्लुफ़न नहीं कहा था शहजाद भाई, आपको ऐसा लगा तो उस पर मैं माज़रत चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि सियासतदानों को बनानी चाहिए। आज इनके पास स्पेस है ना, आज खड़े होकर एक पॉलिसी बनाएं और उस पर अमल करें, छोड़ें लकीरें पीटने की बात, पिछले मुजरमों को लाएं, सजाएं दिलवाएं, आगे बढ़े मुल्क के लिए। आज पता चल गया ना हमारी गलती है तो बिस्मिल्लाह करें, लेकिन आज भी ये नहीं करेंगे और कल रोएंगे हमारे साथ कि मैं उस वक्त भी मजबूर नहीं हो सकता। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और एक और अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी पोजीशन से इस्तीफे पर तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया है और ज़राए की जानिब से पता चला है कि शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज़ को बग़ैर मुशावरत चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाए जाने पर नाला थे और उनका मौक़िफ़ ये था कि मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया है, ऐसे में उनका बतौर सीनियर नायब सदर काम करने का जवाज़ नहीं। आज मरियम नवाज़ ने खिताब किया वर्कर्स कन्वेंशन से और कहा कि उनके ओहदे से मुतालिक काफ़ी बातें हो रही हैं, आवाम के प्यार को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। सवाल पैनल के सामने ये है कि क्या मरियम नवाज़ को ओहदा मिलने पर पार्टी के अंदर और बाहर से तनकीद दुरुस्त है? सुहेल वड़ाई साहब जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज जो है वो सबसे मुस्लिम लीग नून में पॉपुलर है, क्राउड पुलर है, क्रिज्मेटिक है, जहाँ जाती हैं बहुत क्राउड लेती हैं। मेरा ख्याल है कि यही तो पैमाना है किसी को जांचने का कि उसके साथ कितने लोग हैं, आवाम उसको पसंद करते हैं या नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से और वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, ऊपर से इस तरह से नहीं आई। पार्टी में पहले आम वर्कर के तौर पे काम करती रही हैं, फिर जलसों से खिताब किया, फिर जब उनकी मकबूलियत हुई है तो अब उनको बड़े अरसे के बाद जो है वो खिताब मिला और अब एक नई जनरेशन को जाना चाहिए। पुरानी जनरेशन जो है वो इतनी सोबतें और इतनी तेजियां नहीं दिखा सकती जितनी मरियम साहबा दिखा सकती हैं। जगह जगह जाना होता है, जगह जगह जलसे करने होते हैं। मियाँ साहब अब 70 के करीब होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है अगली जनरेशन को उन्हें सियासत मुंतकिल भी करनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये राइट कदम है और मरियम मुस्लिम लीग नून के लिए एक होप है कि आइंदा भी वो सियासत कर सकते हैं। इस तरीके इंसाफ जो है उसकी नेक्स्ट लीडरशिप कोई नहीं है, वो है तो ये बड़ा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर और बाहर से जो तनकीद हो रही है इस वक्त मरियम नवाज़ पर वो दुरुस्त नहीं है। बेनज़ीर, आप भी एग्री करेंगे? और जिस तरह मरियम नवाज़ ने आज कहा है कि आवाम के प्यार को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। अच्छा, मुबशर मेरी थोड़ी सी इसमें मुख्तलिफ राय है, इसलिए क्योंकि देखें जब एक पार्टी में एक नई लीडरशिप आती है, ख़ासतौर पर एक नई जनरेशन या न्यू लीडरशिप या यंग लीडरशिप आती है तो चेंजेस आते हैं पार्टी में। और एक बड़ी सिंपल सी लॉजिकल ऑब्वियस सी बात है कि जब एक नई लीडरशिप आती है तो वो अपने लॉयलिस्ट भी साथ लाते हैं और जो ओल्ड गार्ड होता है पार्टी का, जो पुरानी लीडरशिप के लॉयलिस्ट होते हैं, वो ज़रा साइड लाइन हो जाते हैं। मुस्लिम लीग नून में भी अभी लग रहा है कि एक किस्म का चेंज आ रहा है पार्टी के अंदर। अब इस चेंज से जब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो अब एक बड़े इम्पॉर्टेंट रोल में हैं और वो पार्टी को एक तरह से रीऑर्गेनाइज़ करें अपने मुताबिक, जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं जो नाराज़ हैं। अब इस चेंज की वजह से उनको मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे अगले इलेक्शन में फ़ायदा होता है, नुकसान, मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से, ये देखना पड़ेगा इलेक्शन के करीब।
देखिए, शाहिद खान अब्बासी साहब का काफ़ी वैसे क्लियर मौक़िफ़ रहा है इसमें। जब भी उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि आप मरीम नवाज़ को लीडर मानते हैं या नहीं, तो वो यही कहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब मेरे लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, और इससे आगे वो बात नहीं करते थे। तो उनकी जो नाराज़गी थी वो मेरे ख्याल से काफ़ी ऑब्वियस थी काफ़ी देर से पार्टी में। अब उनके बुनियादी तौर पे क्या इख्तलाफात थे मरीम नवाज साहिबा से, ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी उन्होंने इस पे खुल के बात नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल से एक इशू जो ज़रूर बना होगा वो ये कि वो पार्टी में काफ़ी सीनियर थे, बल्कि एक तरह से आप कह सकते हैं थर्ड नंबर पे थे। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। उससे पहले वो साबिक वज़ीर आज़म भी थे मुल्क के, तो उनकी एक बड़ा सेंट्रल रोल था पार्टी में। और ये एक हो सकता है प्रॉब्लम बना हो कि उनसे पूछे बगैर, उनसे मुशावरत किए बगैर मरीम नवाज साहिबा को इस तरह पार्टी में एलिवेट किया गया। बल्कि कुछ मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो तो प्राइवेटली ये भी कहते हैं कि हमने तो टीवी पे पढ़ा टिकर कि मरीम नवाज साहिबा को ये ओहदा दिया गया है, हमें तो पता ही नहीं था, ना ही किसी को कंसल्ट किया गया। और ये हमारी जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाली पार्टीज़ हो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उनमें ये प्रॉब्लम रहा है। कुछ लोग कमरे में बैठते हैं, ज़्यादातर वो मर्द ही होते हैं, और वो सारे फैसले कर देते हैं पार्टी के। लेकिन इसको एक दूसरे पहलू से भी मेरे ख्याल से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं मुस्लिम लीग नून में। एक आपको याद होगा पिछले महीने अंसार अब्बासी साहब का भी एक आर्टिकल आया था द न्यूज़ में, जिसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि मरीम नवाज साहिबा के इस नए ओहदे के बाद बहुत से सीनियर लीडर हैं पार्टी में जो कह रहे हैं कि हम मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए पार्टी में। अच्छा, ये जो आवाज़ें हैं इनके बारे में मैं ये कहूँगी ये बड़ी अजीब सी बात है कि एकदम से आवाज़ें उठ पड़ी हैं मरीम नवाज साहिबा को जब एलिवेट किया उसके बाद कि वो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं या पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ के ख़िलाफ़ हैं। क्या उनको पता नहीं है कि वो किस जमात में हैं? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि हमज़ा शहबाज को जब चीफ़ मिनिस्टर बना दिया गया, किसी और का नाम नहीं दिया गया, या शहबाज शरीफ साहब का अकेले नाम दिया गया वज़ीर आज़म के लिए, किसी और का नाम नहीं दिया गया? तो ये बहुत क्लियर था बहुत देर से पार्टी में कि मरीम नवाज़ ही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की लीडरशिप संभालेंगी। सही। शहजाद, एक तो जो बुनियादी सवाल है वो भी आपके सामने है, और जिस चेंज की बात कर रही हैं बेनज़ीर, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि क्या पीपल्स पार्टी वालों ने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है बिलावल के लिए, और मुस्लिम लीग नून वाले अभी कंफ्यूज्ड हैं? अच्छा देखें, एक तो ये सोहेल साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के बाद जो सबसे पॉपुलर फिगर है वो मरीम नवाज हैं। जलसों में जाती हैं, क्राउड अगर आता है तो मरीम नवाज के लिए आता है। और ये भी एक फैक्ट बात है कि शहबाज शरीफ साहब के जलसों में भी उतने लोग नहीं आएंगे जितने मरीम नवाज साहिबा के आएंगे। अब वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने की भी अहल है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ये जिम्मेदारी उनको पहली मर्तबा दी गई है। उससे पहले शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या हमजा शहबाज हो, वो ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के मामला देखते थे, तो वो उसका टेस्ट अभी होना बाकी है। लेकिन अगर हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, और आई एम श्योर नून लीग में भी लोग मुत्तफिक होंगे कि वो पॉपुलर हैं, तो एक जमात को, एक लीडर को, एक कायद को क्या ऐसी बात रोकती है कि वो अपनी पार्टी में इलेक्शन करवा ले, या इलेक्शन नहीं करवाते तो कम से कम मुशावरत कर ले, एक दिखावे के लिए ही कर ले। मतलब ये बात तो फैक्ट है कि हमारे यहाँ किसी भी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। और अगर हम कोई अपना एक पैमाना बनाते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जैसा कल्चर हमारे यहाँ होगा कि पार्टी का एक लीडर होगा, वो इलेक्शन हारेगा, वो चला जाएगा, नया लीडर आएगा, ये तो नहीं होना है। मेजर पार्टीज में नहीं होना है, खासतौर पर जहाँ पे रिश्तेदारियां हैं। लेकिन कम से कम हम इस हद तक तो जमहूरियत को लेके जा सकते हैं कि एक बराए नाम इलेक्शन करवा दें, कोई आप मशवरा कर ले सीनियर लोगों से। जब वो भी नहीं होता ना, तो फिर पार्टी के अंदर से आवाजें उठती हैं, और ये नून लीग में है, आवाजें उठ रही हैं कि क्यों आप एक पार्टी को एक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह चलाना चाहते हैं, जहां पर हर बड़ा ओहदा, चाहे वो पार्टी का ओहदा हो, चाहे वो हुकूमती ओहदा हो, चाहे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा हो, वो क्यों सिर्फ शरीफ फैमिली तक ही महदूद रहेगा, क्यों किसी और को नहीं मिल सकता? ये सवाल उठ रहे हैं। और 2023 में हम बैठे हुए, ये अब जाहिर सी बात है एक वक्त आएगा कि हम भी इस मॉरिशस से निकल के आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मरीम नवाज पॉपुलर है, लेकिन कम से कम मुशावरत कर ली जाती। ये नहीं हो सकता कि आप लंदन में अपने बेटे के ड्राइंग रूम में बैठकर एक फैसला करें और पूरी पार्टी पे थोप दें, और फिर पार्टी उसको 100% एक्सेप्ट भी कर ले। लोग होंगे शायद खान अब्बासी जैसे जो आवाज उठाएंगे, आज कम है, शायद कल ज्यादा होंगे। ये चीज आपको हर्ट करेगी, आपकी पार्टी को हर्ट करेगी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरीके से हम चला रहे हैं, उनको अपने रवैये बदलने की जरूरत है। मरीम नवाज मोस्ट लाइकली एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे खड़ी होंगी, तो यानी कि वो ये बताना चाहेंगी मैं पाकिस्तान में सबसे मकबूल फिगर हूं। तो जब वो पाकिस्तान का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हैं, क्या अपनी जमात में इलेक्शन लड़के वो जीत नहीं सकती?
वो ये साबित नहीं कर सकती कि मेरा कोई चैलेंजर अगर होगा भी जमात में से तो मैं उसको हरा दूंगी क्योंकि मैं ज्यादा मकबूल हूं। ये कितना मुश्किल काम है। जब आप अपने आप को मुल्क की सतह पे मकबूल देख सकते हैं और देखते हैं तो फिर पार्टी में तो मकबूलियत आपकी शॉर्ट होगी ना, लेकिन आप उसको आजमाते नहीं है। ये रिवायत ये कल्चर हमें पार्टीज का बदलना पड़ेगा, वरना इन पार्टीज को आगे जाके हर्ट करेगा। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का भी इसी तरह का सिलसिला है। वहां पे तो चले, आपको पता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक डेथ हो गई थी, उसके बाद ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ, तो वहां पे भी यही मॉरूसी कल्चर है। इमरान खान साहब की क्योंकि डायरेक्ट फैमिली नहीं है तो वो शायद किसी और को पार्टी की क़यादत मिल जाएगी वहां पे, लेकिन अगर उसके बाद आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी ने अभी इलेक्शन लड़ा, मुल्तान से बड़ा शोर मचा। इससे पहले जहांगीर खान तरीन के बेटे जो है वो इलेक्शन लड़ चुके थे, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे तो उसमें बड़ा शोर मचा। तो वहां पे भी मौरूसियत किसी ना किसी लेवल पर होती है, बट मेरे ख्याल से इसको चेंज होना पड़ेगा, वरना इन्हीं पार्टीज को नुकसान होगा अगर ये अपने रवैयों को नहीं बदलेंगे तो। सही। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? आप भी यही समझते हैं? और अगर मुशावरत होती है, जिस तरह शहजाद बात कर रहे हैं, और मुशावरत के बाद क़यादत के हक में नाम ना आया, तब क्या होगा? ये भी एक खौफ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शुक्रिया कि वो कम अज़ कम बोले तो सही, कुछ किया तो सही। और पीपल्स पार्टी वालों, आप भुट्टो साहब से चले थे, कहाँ आके पहुँच गए हो? बिलावल उस जब पैदा हुआ था उस वक़्त आप पार्टी में थे, जवान थे, आज बूढ़े हो गए और उनके पीछे खड़े हो। कुछ तो सोच लो। दूसरी बात है, मरियम नवाज साहबा ने कहा मौरूसियत जमहूरियत होती है। नहीं मरियम साहबा, नहीं, मौरूसियत जमहूरियत नहीं होती, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप होती है। और ये अवाम के प्यार को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं, अवाम के प्यार को। वो आगे अगला जुमला है, अगला जुमला ये उन्होंने, अच्छा, ये फौजी आमरीयत होती है, फौजी डिक्टेटरशिप से बदतरीन होती है। फौजी डिक्टेटर जो है वो मुनाफकत नहीं करते, आप मुनाफकत करते हो, और मुनाफकत का कितना बड़ा बुरा गुनाह है इस हमारे मज़हब में भी और हमारे माशरे में भी। दूसरा, आपने कहा कि आपको पार्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाना, सीनियर नायब सदर बनाना, ये अवाम की मोहब्बत है। नहीं नहीं, ये नवाज शरीफ साहब की आपसे मोहब्बत है, आवाम की मोहब्बत ये नहीं है। आवाम को भी पता चला, एक लंदन आप जब गई थी तो वहाँ से पता चला कि आपको ये बना दिया गया। पार्टी को वहाँ से पता चला कि आपको वहाँ से एक नामजदगी कर दी गई है। यानी कि हुआ क्या, बाप ने हुक्म दिया, चाचा ने ऑर्डर किया और भतीजी ने पार्टी संभाल ली। अब इसमें कहाँ है जमहूरियत, कहाँ है पॉपुलर फिगर? और दूसरी बात है, ये बड़ा अजीब सा मज़का खेज़ है कि पॉपुलर फिगर है, फिर कोई वो फवाद चौधरी याद आ रहे हैं, कोई बड़ा गुलूकार ले आए वो पॉपुलर हो गए। भाई आपके जवेद हाशमी पॉपुलर फिगर थे, आपने उनको जिस्मानी मरीज बना दिया, वो जेल में आपकी मारे खा रहे थे, आप उनको बड़ा लीडर बनने से रोक रहे थे। आपने किसी को पैदा ही नहीं होने दिया अपने खानदान के अलावा कि कोई आगे बढ़ सके। दूसरी बात यह है कि वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कह रहा है, दुनिया कह रही है कि मजाक नामी, मजाक के ड्रामा के किस्म के इंतखाबात करवा लो, ड्रामा किस्म की एक मुशावरत कर लो। दूसरा, और इन चंद खानदानों ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है, इन चंद खानदानों ने जमहूरियत को यरगमाल बनाया हुआ है, इन चंद खानदानों की वजह से असल जमहूरियत नहीं आती। बिलावल भुट्टो की क्या कंट्रीब्यूशन है इस जमहूरियत के लिए? सिर्फ यही कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हैं। मरियम नवाज की क्या कंट्रीब्यूशन है इस जमहूरियत के लिए कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं? अहमद वली खान की क्या कंट्रीब्यूशन है इस जमहूरियत के लिए कि वो असफंदियार वली के बेटे हैं? अब अच्छा, इन सब के घर लंदन में है, इनकी पोशाकें, खुराकें, दवाइयाँ, डॉक्टर लंदन में। वहाँ कभी ऐसा होता है कि बाप के पास बेटा, वालदा के पास बेटी, या वालदा के पास बेटा, बाप के पास बेटी? कभी ऐसा हुआ है? वहाँ इस तरह की कोई नामजदगियाँ होती हैं? बिना प्रोसेस पार्टियों पर कब्जा करना, पार्टी में इंतखाबात ना करवा कर नामजदगियाँ करना, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है, इसमें जमहूरियत नहीं है। अच्छा, और आखिरी बात एक बड़ा देता है, भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फौजी का बेटा फौजी, ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट, जज का बेटा जज, तो सियासतदान का बेटा सियासतदान क्यों नहीं? भाई डॉक्टर का बेटा, एक सिंपल सी बात है, डॉक्टर का बेटा पैदा होते ही क्या वो डॉक्टर होता है? क्या वो पढ़ता नहीं है? क्या वो MBBS नहीं करता? क्या वो इम्तिहान नहीं देता? आप आज जो इस मरियम नवाज को ग्लैमराइज कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि एक डॉक्टर का बेटा जिसने कुछ ना पढ़ा हो, MBBS ना किया हो, उससे जाके ऑपरेशन करवाएं। लेकिन ये सिर्फ इसका बाप कामयाब सर्जन था। एक सवाल शहजाद कुछ देखिए, बड़ी साहब एक सवाल, ग्लैमराइज करने की बात नहीं है, चले आपने हमारा जवाब सुन लिया। अब आप बता दीजिए कि नवाज शरीफ के बाद आपको क्या लगता है कि नून लीग में सबसे पॉपुलर फिगर कौन सी है इस वक्त? मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं ना, ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है कि शायद सेकंड टियर लीडरशिप को उभरने नहीं दिया गया,
ताकि उनकी शरीफ फैमिली आगे रहे, इसमें आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ कौन पॉपुलर लीडर है आपके ख्याल में नवाज शरीफ के बाद नून लीग में? बहुत अच्छा सवाल है भाईजान, लेकिन किसने ये तय कर दिया है कि सारों से वही पॉपुलर हैं? किसी पे जिम्मेदारी डाल, आप कोई और नाम ले लेना भट्टी साहब ताकि क्लियर हो जाए। सवाल बड़ा अच्छा नहीं, मेरा जवाब ले लीजिएगा। हमारी राय गलत हो सकती है, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं उस पर। हाँ, मैं मिसाल के तौर पे अगर वही जवेद हाशमी को ले आए, मिसाल के तौर पे शायद खाकान अब्बासी को बना दें, मिसाल के तौर पे ख्वाजा साद रफीक को बना दें, एक मरतबा बनाएं तो सही, नकली बना दें। पता तो 2 महीने के बाद कहें कि पार्टी मकबूलियत की नीचे अथाह गहराइयों में चली गई, जेलें मारे कोई और खाए, जीते करे कुछ है। आप मुझे एक बता दें, किसने कहा है कि शहबाज शरीफ का मुतबादल पंजाब में हमजा के अलावा कोई नहीं है? कौन है ये तय करने वाला? कौन है ये तय करने वाला कि मरियम के अलावा कोई पॉपुलर फिगर नहीं है? बिल्कुल, इस बात से तो मैं एग्री करता हूं। सिर्फ एक ग्लैमराइज कर दिया है और हम सारा दिन उस जपते रहते हैं कि नहीं। अगर आप जमहूरियत पसंद हैं, अगर आप जमहूरियत को लाइक करते हैं, तो पार्टियों में जमहूरियत तो आने दो, मरियम ही बन जाए, कल इंतखाबात हो जाए, मरियम बन जाए, सबसे पॉपुलर हो जाए, कोई करो तो सही। जब आप ऐसा नहीं है कि शायद खाकान अब्बासी को जलसे करने के मौके नहीं मिले या फिर साद रफीक साहब को नहीं मिले, उन्होंने भी जलसे किए, लेकिन हम एक जलसों में अवामी पॉपुलैरिटी में देख सकते हैं। हम आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन कौन पॉपुलर है मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, इस बात से 100% मुत्तफिक है, तरीकेकार है किसी को अपॉइंट करने का किसी पोजीशन पे, उसी पे हम बहस कर रहे हैं, वो गलत है। अच्छा, मुझे शहजाद इसी में अगर आपसे एक सवाल है, एक मेरा सवाल, भट्टी साहब सवाल कर ले। एक शहजाद साहब से मेरा सवाल, मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब की बेटी ना होती और उनको इतने मौके ना मिलते, क्या वो पॉपुलर होती? अब भी हुसैन नवाज भी उनके बेटे हैं, हसन नवाज भी उनके बेटे हैं। आज उनको बुला के जलसा करवा के देख लें। वो नहीं सियासत में है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं। सियासत में निकाल, आप उनको बुला लें, देखिए हमजा शहबाज को तो मिला ना मौका, ट्रेन कर दें और देख लेते हैं उनके जलसे में कितने लोग आते हैं। शहजाद बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। जी बेनज़ीर, जलसे आपने इसका कर लिया है, सिर्फ जलसों पे जमहूरियत चलेगी, हमजा शहबाज जलसों पे जमहूरियत चलेगी, पॉलिटिकल लीडर्स का करिश्मा होता है, जलसों पे जमहूरियत चलेगी। आपने जलसों पे सारी जमहूरियत को खड़ा किया हुआ है, कोई और जमहूरियत का कोई असूल नहीं है। करिश्मा भी चाहिए होता है किसी भी सियासी लीडर को। यार करिश्मा तो किसी और में कोई करिश्मा नहीं है, जलसा करते हैं, कोई करिश्मा नहीं किसी और में, जलसा करते हैं, किसी और में कोई करिश्मा नहीं है, सारे करिश्मा। ठीक है, आप तमाम तजियाकारों की राय सामने आई और हम बात कर रहे थे कि क्या मरियम नवाज को ओहदा मिलने पर पार्टी के अंदर और बाहर से तनकीद दुरुस्त है। तजिया आपने जाना हमारे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।